हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त, तंदुरुस्त और जबरदस्त होंगे। तो आज क्या है, इंडेक्स का हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स का यानी कि सूचकांक का पार्ट नंबर 2। हम स्टैटिस्टिक्स का सबसे लास्ट वाला चैप्टर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग करते हुए जाएंगे। हमें पता है कि सेकंड टर्म के अंदर आपका 3 चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर आज इसको मिला करके कंप्लीट हो जाएगा। बचा 2 चैप्टर, तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो फिक्र करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका इंडेक्स यानी कि सूचकांक पार्ट आपका सेकंड है, जो हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, वीएसपी यानी कि विकास स्टडी पॉइंट पर। डोंट फॉरगेट, फटाक से मूव करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। सो ये रहा आपका क्लास का सबसे पहला पार्ट यानी कि भारित सूचकांक की रचना। अभी तक हमने केवल उसकी विधियों के बारे में जाना था, कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्यों बनाया जाता है, क्या तरीका होता है, ये सारा जाना हमने पार्ट 1 में। पार्ट सेकंड के अंदर हम जानेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको इंडेक्स बनाने के लिए नीड पड़ती है। लेस्पियर हो गया, पास्चे हो गया, फिशर हो गया, इन सभी को एक एक करके हम समझेंगे। सो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये पार्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपके फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है इसके अंदर, लेकिन उससे ज्यादा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इसी चीज के लिए है ही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्या ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर यानी कि वेटेड इंडेक्स आपका भारत सूचकांक कैसे बनाया जाता है, हमें ये बता रहा है। तो देख लो, ये तो जो मैंने लिख दिया वो आपके लिए लिख दिया है, ताकि फटाक से अगर आपको पढ़ना हो, कभी कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो, तो इसे पढ़कर भी आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट, ये क्या कह रहा है, इस विधि द्वारा भारित सूचकांक को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वस्तुओं के मूल्य अनुपातों को उनके भार से यानी कि वेट से गुणा करना होता है, और जो गुणनफल आता है यानी कि जो मल्टीप्लाइकेशन रिजल्ट आता है उसको टोटल कर दिया जाता है। टोटल करने के बाद वेट के टोटल से डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखो, ये चीज तो ये जो यहाँ इसमें लिखी हुई है, लेकिन समझ में कब आएगा, जब प्रैक्टिकली हम इस चीज को करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला पे ध्यान देना, P01। अब जो 0 है ये बेस ईयर का वैल्यू है, और ये 1 जो है ये करंट ईयर की वैल्यू है, यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर। आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर चालू वर्ष के मूल्यों का हमें सूचकांक निकलना है। W मतलब वेट यानी कि भार, और R मतलब आपका रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ प्राइस, मूल्य अनुपात हो गया। अब मूल्य अनुपात कैसे निकालेंगे, इससे पहले एक कंसेप्ट जो मेन है वो समझो। P01 हमने यहाँ पे समझा ना। अब P01 ये रहा आपका, इसमें सिग्मा आर डब्ल्यू, सिग्मा का मतलब सम होता है, आर हमारा क्या है यहाँ पर, आर हमारा ये मूल्य अनुपात है। ठीक है, डब्ल्यू हमारा वेट है जो कि क्वेश्चन में गिवन रहता है ऑलरेडी। तो बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें ये आर करना है, इस आर को निकालना है। और इस आर को निकाला कैसे जाता है, तो बहुत सिंपल है, आर बराबर में आपका P1 अपन में P0 मल्टीप्लाई में 100 हो जाता है। क्या, करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करने पर जो आंसर आता है उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा मूल्य अनुपात निकल कर आता है। और जब इस मूल्य अनुपात को हम W से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा RW आता है, और जब इस RW को हम टोटल कर दें तो सिग्मा RW बन जाता है। आया समझ, बहुत छोटी सी बात थी और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन के द्वारा और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो आपको दिलाएगा मार्क्स आपके एग्जाम में। तो दिल थाम के बैठिएगा और मेहनत जबरदस्त तरीके से कीजिएगा बच्चा। ABCD ये हमारे पास 4 वस्तुएं हैं और इनके वेट दिए हैं 40, 30, 20 और ये 10। अब आधार वर्ष की जो कीमत है हमारे पास वो 2 है, यानी कि ये क्या है हमारा P0। क्या है हमारा, ये हमारा P0 है। और ये क्या है, तो ये हमारा P1 है, क्योंकि ये चालू वर्ष की कीमत है। तो बेस ईयर हमारा P0 होता है और करंट ईयर हमारा P1 होता है। ठीक है, प्राइस का क्वांटिटी होगा तो Q आ जाएगा। तो 5, 4, 2 ये बेस ईयर का प्राइस था। अब आगे के वर्ष जो बढ़े, यानी कि जब करंट ईयर आया तो ये 2 से 4 हो गया, 5 से 6 हो गया, 4 से 5 हो गया और 2 से 3 हो गया, यानी कि इसकी कीमतों में इजाफा हुआ, वृद्धि हुई। अब ये तो हमारा क्वेश्चन था जो हमारे पेपर में दिया रहेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है ना आपके एग्जाम में गिवन होगा। हमें करना है क्या है, हमें इस तरीके से इन चीजों को ड्रॉ करना है। ये सारी की सारी चीजें, यानी कि ये वाला वेट, आधार वर्ष, चालू वर्ष, ये भी बनाना है,
एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा, एक्स्ट्रा हमारी ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन जुड़ेगी। और मैंने आपको बता दिया निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहला ए का, ये ए है यानी कि वस्तु ए है, ये हमारा P0, ये हमारा P1, हमें आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर निकालने के लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब P1 क्या है, यहाँ पर P1 हमारे पास 4 है तो यहाँ 4 लिखूंगा। P0 कितना हमारे पास 2 है तो 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई में 100। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के बाद जो मेरे पास आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किससे करना, 100 से। तो 2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 200 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक एक करके हम इसका भी निकाल देंगे। 6 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा बेस ईयर, ये हमारा करंट ईयर। करंट ईयर को बेस ईयर से डिवाइड करना है और जो आंसर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 120 आ जाएगा। इन द सेम मैनर हम इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। चलो ये तो निकल के आ गया हमारा आर। अब हमें चाहिए क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आर डब्ल्यू चाहिए। तो आर तो हमें निकल कर आ गया और डब्ल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है हमें। यानी कि ये देखो ये रहा, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन में क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ हमें इसके लिए मेहनत करनी थी। अब थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि जो हमारा आर निकल कर आया है उसको मल्टीप्लाई करना है डब्ल्यू से। तो 200 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 से तो मेरा हो जाएगा 8000। फिर 120 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 30 से तो 12 या 36 और 2 जीरो का 2 जीरो यानी कि 3600 आ गया। 125 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 125 दूनी 250, जीरो का जीरो यानी कि 2500। फिर 150 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो यानी कि 1500 आ जाएगा। अब इन सभी को क्या कर देना है, टोटल कर देना है। क्या कर देना है, इन सभी को टोटल कर देना। टोटल करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 15600 यानी कि 8 8 और 3 11, 11 12 13, 13 और 1 14, 14 और इनको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 और ये 600 यानी कि 15600 आ गया, इजंट इट। इसी तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना बच्चों, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, सारे के सारे को हम ऐड कर देंगे। तो 40 30 70, 70 20 90 और 10 100, सिग्मा हमारा 100 आ गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पुट करना है, सिग्मा आर डब्ल्यू हमारा 15600 और सिग्मा डब्ल्यू हमारा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा कितना 156। तो ये क्या आ गया, दैट इज आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमने मार्क्स खींच लिए टीचर की जेब से पूरे के पूरे, और हमें यही करना भी है, करेक्ट। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो लाइक जरूर करना बच्चों। चलो अब आगे क्या है, आगे है हमारा भारी समूहीकरण विधि यानी कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। एंड व्हाट इज दैट, तो इस विधि में भी कुछ खास चीजें नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अलग इन द सेंस, मैंने आपको बताया था ना, लेस्पियर विधि, आपका पाश्चे विधि, ठीक है, आपका फिशर विधि यानी कि लेस्पियर, फिशर एंड पाश्चे मेथड, इन तीनों के मेथडों के बारे में हम इस विधि के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे समझेंगे। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इस चीज को बताने की कोशिश की है। खैर ये जो चीजें वो हमको एग्जाम्पल्स के जरिए समझनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज आपको मिल जाती ना मेरे शब्दों के द्वारा भी और क्वेश्चन के द्वारा भी, तो वो चीज अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो चीज आप समझते हैं वही परिभाषा होती है जो उस चीज से संबंधित होती है, अलग नहीं होनी चाहिए। बस अगर भार पूछा है तो भारी होना चाहिए, कुछ और हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्पेयर की विधि, इसमें क्या है, इसमें आधार वर्ष की मात्रा। अब आधार वर्ष की मात्रा का मतलब क्वांटिटी से, तो ये क्या हमारे Q0 हो गया, के आधार पर वस्तुओं को भार प्रदान किया जाता है। यानी कि जितनी भी उसकी क्वांटिटी होती है ना, उस क्वांटिटी के बेस पर उस कमोडिटी को वेट दिया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट एंड क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हमें पढ़ना है। समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों के जीवन पर विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में होने वाली परिवर्तनों का कितना प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, एक विशेष प्रकार के सूचकांक की आवश्यकता होती है। मतलब हमें पता है कि समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, सभी लोगों का जो जीवन स्तर होता है अलग अलग होता है ना। कोई रोज सिर्फ रोटी दाल खाता है, कोई रोटी दाल के साथ सब्जी भी लेता है, अचार भी लेता है, कोई पापड़ भी लेता है। तो हर किसी का उसके अर्थव्यवस्था यानी कि जो भी अर्निंग होती है उसी के आधार पर वो करता है।
और उसी के आधार पर उसका सूचकांक तैयार किया जाता है। अगर आप लोगों को दो लोग पर्सन ले लो जो सिर्फ दाल रोटी खाता है, एक है जो दाल रोटी खाता है और एक है जो दाल रोटी के साथ सब्जी अचार पापड़ भी लेता है, ठीक है। तो इसमें इसके पास जो क्वांटिटी है वो कम है, इसके पास जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो खाना ये खाता है उसकी कीमत कम हो, बेशक से हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी कम होगी इसलिए कीमत कम होगी। लेकिन जो ये इसकी क्वालिटी ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, तो उसी के हिसाब से उस पर भार दिया जाता है, ठीक है। चलो इसको हम क्वेश्चन के जरिए समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर मैंने आपको तीनों मेथड के फॉर्मूले लिख दिए हैं ताकि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। अब P यहाँ पे L क्यों लिखा है? L का मतलब होता है यहाँ पे लेस पेयर, ठीक है। 0 1 मैंने समझा दिया था, इसमें बेस ईयर और करंट ईयर दोनों का प्राइस इंक्लूडेड होता है, इसी वजह से P01 लिया जाता है, क्योंकि दोनों के हिसाब से ही तो आंसर निकाला जाता है। सिग्मा का मतलब हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0। P1 Q0 का मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बेटे में माइनस प्लस कुछ भी गिवन ना हो ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि आपस में गुणा हो रहे हैं, ठीक है। अपन में क्या करेंगे, सिग्मा यानी कि टोटल डिवाइड करेंगे किसके, P0 Q0 के मल्टीपल को, यानी P0 Q0 का जो मल्टीपल आएगा उसका पहले सम निकालेंगे और उसके सम को हम डिवाइड करेंगे P1 Q0 के मल्टीपल के सम से। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से पाश्चे की बात करें तो पाश्चे में हमारा P लिख दे, क्योंकि पाश्चे का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या, यहाँ पे P1 Q0 था, बस यहाँ पे P1 भी है लेकिन यहाँ पे Q1 हो गया। यहाँ पे P0 था, यानी कि P वाला जो पार्ट है वो तो सेम है, देखो P वाला पार्ट सेम है, यहाँ भी P1 P0, यहाँ भी P1 P0, चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी में आ रहा है। यहाँ Q0 Q0 दोनों सेम था, यहाँ पे Q1 Q1 दोनों सेम है, तो कोई फर्क नहीं है, बाकी चीजें वैसी होंगी जैसे हमने इसमें किया। फिशर का क्या कंसेप्ट है, फिशर कंसेप्ट ये कि इसने क्या किया, ये बहुत चालाक व्यक्ति था। इसने क्या, लेस्पियन ने अपना दिमाग लगा लिया, पास्चर ने अब लगा लिया, अब मैं क्या लगाऊं, क्यों ना टेप लिया जाए। तो इसने इसका ले लिया और इसका, इन दोनों का अपना मेथड ले लिया, चुरा लिया, और फिर उसने अपना तैयार कर लिया पास्चे का। यहाँ देखो PL वाला ये लेस्पियर का हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे पास्चे वाले से और इसको अंडर रूट में ले लिया, फिर जो निकल कर आएगा वो आपकी फिशर विधि के द्वारा सूचकांक होगा। कौन सा, कीमत सूचकांक होगा। प्राइस मतलब कीमत, इंडेक्स यानी कि सूचकांक। अब देखो कैसे, देखो सिग्मा P1 Q0 ये कौन सा है, ये वाला दिख रहा है ना, फिर नीचे क्या P0 Q0, बिल्कुल ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में सिग्मा P1 Q1 ये रहा, यहाँ पर आ गया, सिग्मा P0 Q1 यहाँ पर आ गया और अलग से मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। और इस तरीके से हम पाश्चे विधि के द्वारा भी कीमत सूचकांक निकालने में सफल हो जाते हैं। चलो अब क्वेश्चन के जरिए भी हमें समझने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारे पास कमोडिटी यानी कि वस्तुएं ABCD, 2011 हमने बेस ईयर लिया है और इसकी ये प्राइस है और इसकी क्वांटिटी है। ध्यान देना ये अलग है एज कम्पेयर टू बिफोर, जैसा कि हमने अभी किया 2016, उसमें क्या था, हमें सिर्फ रेशियो निकालने का कार्य दिया गया था, उसमें वेट दिया गया था। इसमें वेट गिवन है नहीं, यहाँ पे केवल कीमत दिया गया है, इसलिए इसको एग्रीगेटिव कहा जाता है। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, सामान्य है तो वेट वाला कैसा होगा, एग्रीगेटिव है तो इसमें तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर लोगे, या फिर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली नाम बोल दिया जाएगा कि आप इस विधि के द्वारा सूचकांक निकालिए, ठीक है। तो प्राइस हमारा 10 8 6 4, क्वांटिटी हमारी यानी कि कमोडिटी हमारे पास ये है, कीमत उसकी 10 थी और खरीदा कितने, हमने 30 क्वांटिटी खरीदी। वस्तु हमारे पास B है, कीमत उसकी 8 है और खरीदी हमने 15 क्वांटिटी। इसी तरीके से C को भी 6 प्राइस है, 20 क्वांटिटी खरीदी, और D का 4 प्राइस है, 10 क्वांटिटी खरीदी। ये कब था, 2011 में था। अब 2016 में इसकी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आया, ये 10 से कितना हो गया, 12 हो गया, तो क्वांटिटी भी मेरी बढ़ करके 50 हो गई। फिर प्राइस 8 से 10 हो गया तो क्वांटिटी बढ़ करके 25 हो गई। फिर प्राइस बढ़ के 6, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, 6 का 6, लेकिन क्वांटिटी में चेंज आ गई, 20 से 30 हो गया। फिर प्राइस में बढ़ गया 2 रुपए, 6 हो गया, क्वांटिटी भी हमारी बढ़ करके 20 हो गई। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कैसे है। अब करना है क्या है, तो देखो इसमें से कोई भी एक विधि को हम उठा लेंगे, हालांकि करवाऊंगा मैं तीनों विधि से, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि जब हम हैं तो काहे की फिक्र आपको। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखो इतनी चीजें जो आपको नजर आ रही है, आपका ये वाला पार्ट, ये यहाँ तक,
ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये आपकी हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमें अलग से करना है क्या है, ये निकालना है हमें अलग से, ये वाला कंसेप्ट हमें करना है, ठीक है। और अगर हमें करना है तो फिर कैसे करना है, इस तरीके से करना है कि बेहतर रिजल्ट आए, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम रिजल्ट भी अच्छे लाए और हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो, राइट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, P0 Q0, P कहाँ पर है, ये रहा P0, Q0 उसके बगल में है भैया। अब दोनों साथ में, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो रहे होंगे, तो ठीक है भाई गुणा कर देते हैं इसको आपस में, करेक्ट। तो 10 को 30 से गुणा करेंगे तो 300 आता है, बिल्कुल ठीक। 15 को 8 से करेंगे 120 आता है, एकदम खड़ी। 20 को 6 से करेंगे 120 आता है, झकास। और 10 को 4 से करेंगे तो 40 आता है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे हमारे पास क्या आता है, 580 रुपया, है ना। नहीं भैया, रुपया कैसे आएगा, तो डॉलर आएगा, नहीं रुपया ही आएगा, हम भारतवासी हैं, ठीक है। तो P0 Q1 के बारे में बात करते हैं, तो ये तो हमारा P0 है। अब बात कर रहे हैं Q1, तो Q1 हमारा भैया बहुत ही लास्ट में, ये पहुंच गए, ये रहा, फाइनली पहुंच गए। तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500, करेक्ट। इसी तरीके से 8 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200, फिर 6 को 30 से और 4 को 20 से, तो इस तरीके से फिर इसका भी एडिशन कर देंगे तो 960 आ जाएगा, ठीक है। फिर P1 Q0, एक बात कहूं आपको बच्चों, ये जो विधि है ना तीनों वाली, बहुत सरल है, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूले को याद रखोगे ना, उसके हिसाब से यू निकाल लोगे। पहले आप देखो फॉर्मूले के अनुसार उसको चाहिए क्या, जो उसको चाहिए वो निकाल लो, जो नहीं चाहिए छोड़ दो, टाइम भी आपका बचेगा, है कि नहीं। लेकिन क्योंकि मैं आपको तीनों विधियों से करा रहा हूँ, इसलिए चारों के चारों निकाला मैंने आपके लिए। अब P1 Q0, तो P1 हमारा ये रहा, Q0 है ना जो कि इसके बगल में है, तो बगल वाले को बगल से गुणा कर देंगे तो फिर हमारा ये उत्तर आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 690 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से P1 Q1, तो ये तो हमारा P1 ये रहा, Q1 ये रहा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बगल वाले भैया ये भी, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 यानी कि 600, 25 दाम 250, 30 छिक 180 और 20 छिक 120, करेक्ट। अब इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 1150 आ रहा है, करेक्ट। अब 1150 आ रहा है, तो ये तो हमारा सबका टोटल निकल गया। अब चलो एक एक करके सभी विधियों से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम लास्ट ईयर विधि से। फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा P1 Q0 अपन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई में 100, करेक्ट। अब यहाँ पे लेते हैं सिग्मा P1 Q0 क्या है, देखते हैं भैया कहाँ है, ये रहा, पकड़ा गया भाई, कहाँ भाग रहा था तू, ये रहा P1 Q0, कितना 690, यहाँ लिख देता हूँ मैं 690 अपन में P0 Q0, ये कहाँ पे, ये सबसे पहले ही है यार, ये बहुत ईमानदार है, भागा नहीं, देखो 580 आ गया, यहाँ लिख देंगे 580, ये कितना है, ये 690 है, और मल्टीप्लाई में कर देंगे 100। अब जल्दी से मुझे करके बताओ कि अगर 690 को 580 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, कौन बताना चाहेगा मुझे, कोई तो बता दो भाई, यार बताओगे नहीं तो मजा कैसे आएगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप भी रुचि ले रहे हो, वरना ऐसा लगेगा कि हम ही करते जा रहे हैं, बाकी हमारे साथ तो कोई दे ही नहीं रहा भैया, अगर ऐसा तो फिर हमें मजा नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, हम बताते हैं। अब 690 को 580 से डिवाइड करोगे ना, तो ये आपका 1.18 आएगा, यानी कि 1.18 आएगा। अब इसको गुणा कर दोगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपको 118, ठीक है। पॉइंट के आगे भी पॉइंट है, मतलब 96 का, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 96 लगा दूंगा मैं, ये आ गया आपका 118.96, करेक्ट। तो सरल था ना एकदम, बहुत ही सरल था, खामा खा बच्चा बात डर जाते हैं, पता नहीं काहे डर जाते हैं। अब P1 Q1 के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज P1 एंड Q1, कितना है 1150 है भैया, चलो ठीक है। अब P0 Q1, तो ये रहा P0 Q1, ये कितना 960 है भैया, चलो ये भी लिख दिया। अब गुणा में करना है क्या है, तो गुणा में हमें 100 करना है, तो गुणा में हमने 100 भी लिख दिया। अब क्या करना है, तो अब खाली डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे हमारा क्या आंसर आएगा, डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है ना, वो है आपका 1.1979। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तब क्या आएगा, कौन बताना चाहेगा, बहुत सिंपल है भाई, 2 पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है उसको आगे कर दो, यानी कि 119 पॉइंट में 79, and that is your answer dear, so don't fear,
हो गया आपका सवाल का जवाब। तो हमने लेस पेयर के माध्यम से भी कर लिया और पाश्चे वाली विधि से भी कर लिया। अब बचा कौन? हमारा फिशर बचा। तो चलो फिशर का भी देख लेते हैं। तो फिशर का हमें पता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सिग्मा P1Q0 अपॉन में सिग्मा P0Q0। तो ये फॉर्मूले में क्या था? ऊपर था हमारा 690, ठीक है, अपॉन में था 580, फिर गुणा में हमारा था 1160, 1150, ठीक है, 1150 और अपन में कितना था? 960। और ये किस में है? ये है भैया अंडर रूट में। चलो ठीक है, अब बाहर है हमारा 100। अब 690 को 580 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना आया था? 1.18 आया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1160 से, 1150 को डिवाइड करेंगे 960 से, तो कितना था हमारा? हमारा आया था 1.19, करेक्ट। तो यहाँ पे 1.19 लिख देंगे, ये आ गया भाई 1.19। अब 1.18 है आपका, ठीक है, 1.18 मल्टीप्लाई करेंगे 1.19 से, तो आपका कितना आ जा रहा है? ये आके निकल के आ रहा है आपका 1.40942 अंडर रूट के अंदर अभी। फिर मल्टीप्लाई में आपका 100 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में आपका 100 है, तो मल्टीप्लाई में अगर मैं 100 करता हूं तो फिर कितना आता है मेरा? आपका आएगा 140। लेकिन 140 तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल, लेकिन ये है किस में? ये तो है रूट में। तो अगर रूट में है तो फिर तब इसका आंसर क्या आएगा? तो फिर हमें निकालना पड़ेगा भैया। तो फिर कितना आ रहा है हमारा? ये लगभग आएगा आपका 11.84, ठीक है। हमने समझ में आया ना? 1.18 को पहले मैं लिखा, क्योंकि इसको हमने इससे डिवाइड किया तो 1.18 आया, इसको इससे डिवाइड किया तो 1.19 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.4042 आया, और 4042 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया कितना? 140.42, ठीक है। ये अंडर रूट में, अब अंडर रूट निकाला तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया? 11.84, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 11.84। ये क्या आपका? ये आंसर आ गया। आए समझ? कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना भैया? हम एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। आप भी हमारा साथ दो ताकि आसानी से हमारा काम भी हो सके और तुम्हारा काम भी हो सके। हमारा काम आपको पढ़ाने का और तुम्हारा काम पढ़ने का। तो सबसे पहले हम 690 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 690 अपन में 580 था ना, ठीक है भैया। दोबारा देख लेते हैं 690, वेरी गुड, ठीक है। तो 690 को हमने डिवाइड किया 580 से, तो हमारे पास 1.18 आया, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारा 1150 को हमने डिवाइड किया 960 से, तब हमारे कितना आया? 1.19, ये भी ठीक है। अब 1.18 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.19 से, तब हमारा कितना आ रहा है? 1.4042, यानी कि हम बिल्कुल सही दिशा में भटक रहे हैं। तो हमारा सही दिशा में भटक रहे हैं तो सही दिशा में हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हो गया हमारा। अब आगे कुछ पॉइंट से वो पढ़ते हैं, कहना क्या चाह रहा है। A special type of index is needed to determine the impact of changes in the prices of different commodity on the lives of different section of the society। ये बिल्कुल वही वाली बात है जो मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई थी हिंदी में, यानी कि ये वाला पार्ट, ये जो हिंदी में समझाया था मैंने आपको, वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ पाए। हमें पता है सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो जीवन यापन होता है अलग अलग होता है, जो उनकी सैलरी अलग होती है, उसी के हिसाब से उनका सेक्शन अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है, खान पान अलग अलग होता है। आगे क्या कह रहे हैं? इन द 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट्स, it has been suggested that a special type of index should be used to achieve this objective, and they are called consumer price index or cost of living index, यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक, या फिर जीने की जो मतलब एक तरीके से लागत, जीवन लागत सूचकांक, इसको ये कह सकते हैं, या फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक कह सकते हैं। तो जो 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, तो उसमें ये बताया गया था कि हम
जो ग्राहक है हमारे कंज्यूमर है, उनका सूचकांक निकाल करके हम ये बता सकते हैं कि उनका जीने का स्टैंडर्ड कैसा है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक के बारे में। है क्या ये वह सूचकांक है जो विशिष्ट वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यानी कि जो हमारे समाज में विशिष्ट वर्ग हैं, उन उपभोक्ताओं के द्वारा जो वस्तुएं उपभोग की जाती है, कंज्यूम की जाती है, तो जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम करते हैं, तो उसके प्राइस क्या है, बेस ईयर में क्या था और करंट ईयर में क्या था, फिर उसका कंपैरिजन करना ही आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहलाता है। सूचकांक बेसिकली ये है कि एक सारणी रूप में बंधित एक ज्ञान है जो आपको किसी भी चीज के बारे में बताता है, किसी भी चीज के बारे में नहीं, कीमत के बारे में बताता है और तुलना करता है हमारा आधार वर्ष से चालू कीमतों पर, कि आधार वर्ष में उसकी कीमतें क्या थी और चालू वर्ष में उसकी कीमतों में क्या परिवर्तन आया, उसका कंपैरिजन किया जाता है। अगर उपभोक्ता वस्तुएं ले रहे हैं तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, अगर हम औद्योगिक वस्तुएं ले रहे हैं तो औद्योगिक कीमत सूचकांक है, अगर हम बच्चों का ले रहे हैं मतलब चिल्ड्रन का या फिर एज के हिसाब से ले रहे हैं तो एज के हिसाब से कीमत सूचकांक हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, अब जिसका ले रहे हो उसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी रचना के बारे में बात करें तो जो उपभोक्ता वर्ग का चुनाव है कैसे किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य, अब हमें समझ में आएगा यहाँ पर कि वो विशिष्ट वर्ग कौन होते हैं जिसका हम चुनाव करते हैं और फिर उसके बाद उसका प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाते समय सबसे पहले ये तय क्या करना चाहिए कि सूचकांक किस उपभोक्ता वर्ग के लिए बनाया जाना है। जैसे कि उपभोक्ताओं के कई वर्ग हो सकते हैं, जैसे कि औद्योगिक श्रमिक यानी कि उद्योग में काम करने वाले लोग, या फिर सरकारी कर्मचारी, या फिर कृषि में काम करने वाले लोग, या फिर टीचर, किसी भी कैटेगरी में बांटा जा सकता है और उसके कैटेगरी के हिसाब से इंडेक्स को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा पारिवारिक बजट की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट। उपभोक्ता वर्ग का चुनाव करने के बाद उस वर्ग के कुछ चुने हुए परिवारों के बजट के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त होना हमारे लिए जरूरी होता है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, बहुत ही सामान्य चीजें हैं लेकिन ऐसे आपको पता नहीं चलेंगी, आप कंफ्यूज हो गए कि परिवार बजट के लिए कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो घबराओ मत, जब नाम देखोगे ना तो बोलेंगे अच्छा ये चीजें हैं। ये देखो, पहला आपका उपयोग की जाने वाली वस्तु में, जैसे कि उनके उपभोग की मात्रा कितनी है, जिन भी वस्तुओं का वो उपभोग करें वो कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, उनका प्राइस कितना है, वो महीने में कितना खर्च कर देते हैं। इसके अलावा उपभोग वस्तुओं के सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं, पहले हमें समझ में आया कि उनकी क्वांटिटी कितनी, उनका प्राइस कितना और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है। अब वो किन किन वस्तुओं पे करते हैं, खाने पाने की चीजों पे, कपड़ों पे, फ्यूल एंड लाइट पे, हाउस रेंट पर, या फिर एजुकेशन हेल्थ एंड सैनिटेशन पे, या फिर कुछ और। तो ये सारी की सारी क्या है, ये वो चीजें हैं जिस पर किसी परिवार का बजट तैयार किया जाता है कि कितना खर्चा किस चीजों पर जाएगा और उसी के हिसाब से हम इंडेक्स तैयार कर लेते हैं। समान बात है ना, बहुत आसान बात है। अगर मैं केवल खाने पीने की चीजों को लेकर के चलूं तो हम दो ये ले सकते हैं, एक 2020 ले लिया, एक 2022 ले लिया। ये करंट ईयर हो गया, ये मेरा बेस ईयर हो गया। अब यहाँ पे मैं लेके चल जाता हूँ बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, है ना, चिल्ली पोटैटो, ये आ गया। अब मैं भी वही चीजें यहाँ पर भी है, लेकिन प्राइस में अंतर है। पहले बर्गर का मिलता था मेरा 30 रुपए का, यहाँ 35 का हो गया। ठीक है, पिज्जा मेरे को मिलता था 100 रुपए का, यहाँ 110 का हो गया। तो परिवर्तन आया ना। तो इस तरीके से ही हम बाकी चीजों का भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा, बहुत सिंपल बात है। सूचकांक कोई भी बना सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है फॉर्मूले का और उसके तरीके का। आधार वर्ष का चुनाव कैसे किया जाता है, तो आधार वर्ष बेसिकली आर्थिक स्थिरता का वर्ष होना चाहिए, मतलब आधार वर्ष तथा चालू वर्ष में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने 2020 2022 लिया, कोई खास अंतर नहीं है। फिर उसके बाद कीमतों की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस। अब चुनी हुई वस्तुओं की कीमतें उन स्थानों से एकत्रित की जानी चाहिए जहां से चुने हुए वर्ग के अधिकतर लोग सामान खरीदते हैं। मतलब मान लिया जाए कि मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली में रहता हूँ और सामान मैं खरीद के कहाँ से ला रहा हूँ, यूपी से। यूपी के एक अच्छा सा बाजार है, बढ़िया बाजार है, वहां मुझे सामान अच्छे रेट में मिल जाता है। तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि केवल मैं ऐसा बनता हूँ जो यूपी से लाता हूँ, लेकिन
जहां मैं रह रहा हूं वहां के और भी जो बंदे यानी कि जो मैक्सिमम कस्टमर हैं वो किस जगह से मैक्सिमम सामान खरीदते हैं, वहां की वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसको लिया जाता है। तो ये तरीका होता है कीमत को सेलेक्ट करने का। ऐसा नहीं कि यहाँ मंगल बाजार यहाँ लग रहा है, सोम बाजार यहाँ लग रहा है, तो बाकी जो उससे दूर रहने वाले लोग हैं उनका भी यहीं ले लिया। नहीं भाई, अगर दूर रहने वाले लोग हैं तो उनके आसपास भी बाजार लगता होगा, तो वहां पे जो कीमतें हैं उसके हिसाब से उनका सूचकांक बनाया जाएगा। और जहां मैं रहता हूँ या जहां आप रहते हैं तो वहां पे भी जो भी सामान आप खरीदते हैं अपने आसपास के एरिया से खरीदते होंगे, या फिर जो लोग आपके साथ रहते हैं आसपास के मोहल्ले में जो लोग भी रहते हैं वो भी आसपास के एरिया से खरीदते होंगे। यानी कि मैक्सिमम लोग आपके एक पर्टिकुलर चीज जगह से ज्यादा सामान खरीदते होंगे, तो वहां पर उन वस्तुओं की जो कीमतें हैं ना उन कीमतों को शामिल किया जाता है। आया समझ? एकदम सरल था ना, बोला तो झकास। अगला, भारांकन यानी कि वेटेज। उपभोग की विभिन्न वस्तुओं का उपभोक्ता वर्गों के लिए अलग अलग महत्व होता है, इसलिए चुनी हुई वस्तुओं को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार भार दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पॉइंट को समझाने का प्रयत्न क्या कर रहा है वो समझो। ये कह रहा है उपभोग की वस्तुओं का उपभोक्ता वर्गों के लिए अलग अलग महत्व होता है, यानी कि जो भी वस्तुओं को वो उपभोग करना चाह रहे हैं ना, हो सकता है कि कोई कुछ और चीजों के लिए प्रयोग करना चाह रहा है और कोई कुछ और चीज के लिए। अर्थशास्त्र के आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि हम एक ही वस्तुओं को एक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूध, दूध का इस्तेमाल कोई चाय बनाने के लिए कर सकता है, कोई शेक बनाने के लिए कर सकता है, कोई पनीर बनाने के लिए कर सकता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका महत्व क्या है और उसके आधार पर उस पर वेट दिया जाना चाहिए। अब जो वेट है ना वो दो प्रकार से दिए जाते हैं। एक होता है हमारा क्वांटिटी वेट, ठीक है, और एक जिसको हम क्यू ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, Q0, ठीक है। और दूसरा आपका व्यय भार यानी कि एक्सपेंडिचर वेट, ठीक है, पोगो। तो ये आपका कुल व्यय को हम पोगो के अनुपात में इंडिकेट करते हैं। गॉट इट डियर स्टूडेंट? अब उपभोग, तो ये तो हमने रचना समझ ली कि कैसे किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर आप उपभोक्ता कीमत सूचकांक को बनाना चाह रहे हैं। तो वेटेज वाला है तो वेटेज में किस तरीके से किया जाना चाहिए। अब इसकी विधियां, तो दो विधियां इसकी भी। पहला आपका समूहीकृत व्यय विधि यानी कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा आपका फैमिली बजट मेथड। अब जो फैमिली बजट मेथड है ना, सामान्यतः कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है। कई बार मतलब कई बार, मेरे समय भी आया था, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, और मैंने पहले भी देख चुका है इसको, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले और उसको कैसे यूज किया जाना चाहिए। तो हमें लास्पेयर विधि के बारे में जान रखा है, करेक्ट। तो बेसिकली जब भी आपसे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पूछेगा ना, तो वहां पे आप लेस्पेयर विधि का इस्तेमाल कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका पारिवारिक बजट विधि। तो पारिवारिक बजट विधि हमारा क्या भारांकन से संबंधित है, क्योंकि भार, बजट क्या एक भारी तो है यार, इस वस्तु पे इतना खर्च जाएगा या उस वस्तु पे इतना खर्च आएगा, तो उसको भारित सूचकांक के माध्यम से निकालने का प्रयत्न किया गया। तो ये फॉर्मूला एक तरीके से कुछ अलग नहीं है। अभी तो जितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ना वही फॉर्मूला है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर। सारी चीजें हमें क्लियर है। P0 क्या होता है, P1 क्या होता है, R क्या होता है, W क्या होता है, इजंट इट? तो कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और जब विकास स्टडी पॉइंट में हो तब तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सबसे पहले एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करने का प्रयत्न किया है, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो हमें पता है क्योंकि ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, तो उपभोक्ता है तो उसके उपभोक्ता से संबंधित वस्तुएं भी होंगी, चावल, चीनी, चाय, दाल, ईंधन और कुछ भी अन्य चीजें जिसकी कीमतें होंगी। ये बेस ईयर है। अब बेस ईयर में इसकी कीमतें 12, 14, 13, 10, 11, 8 अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग कीमतें, ठीक है। अब खर्चा कितना आया मेरा, मतलब कुल महीने का लेके चल रहे हो, साल का लेके चल रहे हो, डिसाइड कर लिया जाएगा कि अब बना क्या, मतलब महीने का बना रहे हो सूचकांक, साल का बना रहे हो, 3 महीने का, छमाही, जैसा भी आप बनाना चाह रहे हो उसके हिसाब से देख लोगे आप। अब मैं महीने का लेकर चल रहा हूँ तो महीने के हिसाब से इसका 240 रुपये खर्चा आता है राइस के ऊपर, ऐसा कह सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही बार में उसने जितना भी क्वांटिटी खरीदी तो टोटल खर्चा उसका 240 रुपये आया, ठीक है। शुगर का 70, फिर 39, 40, 66, 72, ये उसका एक्सपेंडिचर हो गया। अब करंट ईयर में जो उसका प्राइस है ना वो ये है, 12 से 17, 14 से 16, 13 से 18, 10 से 25, 11 से 30 और 8 से 25। ये हमें क्वेश्चन गिवन।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे, जो हमें एग्जाम में दिया रहेगा। फॉर्मूला हमें पता है किसका है, ये लैस्पेयर का फॉर्मूला है, जिसमें फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपन में सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई में 100। तो ये यहाँ तक हमें पता था। अब हमें निकालना है क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें P1Q0 और P0Q0 चाहिए, करेक्ट। तो P1Q0 ये रहा, है ना, और P0Q0 ये रहा। तो करना है क्या है, बस फॉर्मूले में पुट करना है हमें, करेक्ट। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब आया कैसे, तो भैया अब तो तुमको समझ में आ गया होगा, क्या बोल रहा है P0Q0। तो ये हमारा P0 है, ये हमारा Q0 है, और ये हमारा P1 है। तो पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा। फिर आपको P1Q0 यानी कि इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये हमारा ये पूरा आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें खाली पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करें, सिग्मा P1Q0 कितना हमारा, P1Q0 हमारा 7252, करेक्ट। और दूसरा वाला है हमारा 6069, और मल्टीप्लाई में क्या करना है 100। तो फिर क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम 7252 को डिवाइड करना है किससे, 6069 से। तो आंसर जो आएगा ना आपका, ये आएगा 1.1949। अब इसको मल्टीप्लाई, ये देखो ये 4 है और ये 9 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें इसका तरीका तो बहुत आसान आता है। करना है क्या है, 119 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है वो पॉइंट के पहले आ जाएगी। जब भी 2 जीरो की बात होगा, 1 जीरो है तो 1 डिजिट आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपका 49 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान था। अगला पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहीं से लिया है, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, इसलिए मैंने आपके लिए लिया ताकि आपको भी चीजें क्लियर हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट लिया है। कई बार क्वेश्चन में ना पॉइंट के जरिए आपको दिखा देता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट वाला आ गया, अब इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे समझदार है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको थोड़ा डाउट आ जाता है ऐसे क्वेश्चन पे, उनको भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होता आ रहा है, वही तरीका है। ये पॉइंट से घबराने की जरूरत है ही नहीं। पॉइंट को पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। जीरो है तो छोड़ दो, अगर 1 पॉइंट के बाद कुछ नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सिंपल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ऊपर कमोडिटी दी गई है, देखो व्हीट, राइस, पल्सेस, घी, शुगर, ऑयल, फ्यूल एंड क्लोथ्स, ठीक है। ये बेस ईयर का कंजप्शन है, ठीक है, ये बेस ईयर का प्राइस है, और ये करंट ईयर का प्राइस यानी एक्सपेंडिचर है। ये हमारा P0 है गया, ये हमारा P1 है गया। तो यहाँ तक तो हमें गिवन ही था, इधर का हिस्सा गिवन ही था, हमें निकालना है कि इधर का हिस्सा, यानी कि एक ये और एक ये। आर कैसे निकालेगा हमें पता है, P1 अपन में P0 मल्टीप्लाई में 100 होता है। तो P1 ये रहा, P0 ये रहा, इसको आपस में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 100 से, तो हमारा 120 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम सारा का सारा कर लेंगे, इजंट इट। अच्छा W कैसे निकाला फिर हमने, W तो गिवन नहीं था क्वेश्चन में। तो W निकालने का तरीका आपका क्या होता है, जो हमारा बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी होता है ना, वही हमारा भार होता है। यानी कि बेस ईयर को प्राइस को जब उसके क्वांटिटी से, कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो निकल कर आता है वो हमारा भार होता है, यानी कि वेट होता है। यानी कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 200 आ गया, तो ये हमारा वेट हो गया। तो इस तरीके से हमने वेट भी निकाल दिया। अब RW कैसे आया, तो देखो हमारा R निकल कर आ गया, ये रहा, W निकल कर आ गया, ये रहा। अब इस R और W को आपस में मिला देंगे, इन दोनों को अलग नहीं करना, गलत बात है किसी को भी छाड़, मतलब अलग करना गलत बात है, मिलाना बहुत अच्छी बात है। तो मिलाने का काम कर रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं, इसलिए हम RW को मिला देंगे, तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब करना है क्या है, इनको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद इनकी इतनी बड़ी फैमिली हो जाती है। अब इनके फैमिली को हम सॉल्यूशन के द्वारा, मतलब फॉर्मूले के द्वारा सोल्यूट करेंगे, जवाब निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो हमारा बहुत सिंपल है, सिग्मा RW अपन में सिग्मा W, करेक्ट। सिग्मा RW कितना था हमारा, ये हमारा 3,14,000, 3,14,000 है भैया, बहुत बड़े परिवार बना ले रहे हैं, 3,14,000। अब वेट कितना है हमारा, वेट है मेरा 2294, नहीं इतना वेट नहीं है मेरा, ये वेट इस क्वेश्चन का है, मेरा वेट बहुत कम है यार, 2294 यानी कि 94। मल्टीप्लाई 100 भी है, बिल्कुल नहीं है। तो करना है क्या, अब सिर्फ इनको डिवाइड करना है,
अब क्योंकि आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हो यार, अब इतना डिवाइड तो कर ही लोगे, क्योंकि नंबर छोटे हैं, है ना, काफी छोटे नंबर है ना। अगर नहीं भी है तो क्या हुआ, तुम धुरंधर हो, धुरंधर। ऐसा कोई सवाल नहीं जो तुमसे हो ना सके। करना क्या है, कोशिश, और तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 136.87, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। तो आगे है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांकों या जीवन निर्वाह लागत सूचकांकों का महत्व। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या, हम बनाते क्यों हैं। सबसे पहला है कि कीमत नीति निर्धारण करने के लिए। बिल्कुल, अगर हमारे पास इंडेक्स होगा ना, तो इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि पिछले समय में वस्तुओं की जो कीमतें थी उसमें कितना हमारा खर्चा रहा, और अभी जो कीमतें हैं उसके हिसाब से हमारा कितना खर्चा रहा। तो फिर अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो इस तरीके से हमें कीमत निर्धारित का पता चलता है। सेकंड है वेज एडजस्टमेंट, यानी कि मजदूरी समायोजन। अब जीवन लागत सूचकांक यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का प्रयोग मजदूरी समायोजन के आधार के रूप में भी किया जाता है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते के रकमों को इन सूचकांकों के मूल्य में होने वाली परिवर्तन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट एग्जाम कर रहे होते हैं या कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई जान पहचान का हुआ, तो जैसे महंगाई बढ़ती है ना, उनके महंगाई भत्ते में भी वृद्धि आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो देखते हैं सरकार की पहले इनका खर्चा इतना था, महंगाई बढ़ने से इनका बढ़ जाएगा, तो उसको डीएनएस अलाउंसेस देती हैं, और कई सारी एमएनसी कंपनियां भी देती है डीएनएस अलाउंसेस। थर्ड आपका वास्तविक मूल्यों का माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ रियल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इन सूचकांकों का प्रयोग हम वास्तविक मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति तथा वास्तविक आय आदि के माप के लिए भी किया जाता है। मतलब इस इंडेक्स नंबर से हमें ये भी पता चलता है किसी के परिवार का या किसी भी समाज में रहने वाले लोगों का, कि वहां के जो लोग हैं या कोई एक परिवार है, वो किन वस्तुओं पर किस आधार पर खर्च करने में सक्षम है। तो मतलब अगर वो ज्यादा खर्चा कर रहा है तो उसकी आय भी उसी के हिसाब से होगी, यानी कि ज्यादा आय होगी। कम कर रहा है तो कम आय होगी। तो इस तरीके से हम वास्तविक मूल्यों का माप कर सकते हैं। फिर आपका एनालिसिस ऑफ मार्केट, यानी कि बाजारों का विश्लेषण। उपभोक्ता कीमत सूचकांकों का प्रयोग विशेष वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार या उनकी मांग एवं पूर्ति के विश्लेषण के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल, अब मांग एवं पूर्ति के लिए कैसे किया जाता है, सूचकांक से हमें पता चल जाता है ना भैया, कि बाजार में उपभोक्ता किस वस्तुओं की डिमांड सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी सप्लाई भी उसी के हिसाब से ज्यादा भी होगी। तो ये भी पता चलता है हमें इस इंडेक्स से। इसके अलावा नेशनल इनकम डिफ्लेटर, यानी कि राष्ट्रीय आय अपस्फायक है। ये सूचकांक राष्ट्रीय आय के अपस्फायक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आधार वर्षीय तुलना करने में सहायक होते हैं, यानी कि बेस ईयर में। अब राष्ट्रीय आय अपस्फायक का मतलब हो गया राष्ट्रीय आय में भी कितनी वृद्धि हुई, कमी हुई, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है इससे। तो इस तरीके से हमने उपभोक्ता कीमत सूचकांक पढ़ लिया, भारित और एग्रीगेटिव यानी कि समूहीकृत दोनों विधियों को समझ लिया। अब है हमारा थोक कीमत सूचकांक, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये भी कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो थोक कीमत सूचकांक वह सूचकांक है जो थोक बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं की थोक कीमत है। ठीक है, थोक कीमतों में देने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों को मापते हैं। यानी कि हमारा जो थोक बाजार है, और उस थोक बाजार में जो भी वस्तु में बेची जाती है ना, तो उस थोक कीमतों में जो देने वाले सापेक्षिक परिवर्तन है उसको मापा जाता है, कि उस बाजार के अंदर जो वस्तु में अवेलेबल है उन वस्तुओं की कीमतें क्या है पहले की तुलना में, और अब क्या परिवर्तन आया है। तो तरीके से सिर्फ कंपैरिजन है यार, आप किसी भी चीज को लेकर के चल रहे हो ना, तो बेस ईयर और करंट ईयर का कंपैरिजन है। और अगर बाहर निकलने की बात कर रहे हो, तो जो मेरा एक्सपेंडिचर निकल कर आ रहा है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सा, बेस ईयर के प्राइस से, तो मेरा वेट निकल करके आ जाता है। आगे अब इसका यूज कैसे किया जाएगा, तो मांग तथा पूर्ति संबंधी अनुमान। तो जो काम हमारा उसमें होता है ना, उपभोक्ता में मांग तथा पूर्ति पता चलती है, उसमें इसमें भी यही पता चलती है। क्योंकि अगर एक दुकानदार थोक बाजार एक वस्तु की मांग हो रही है, मतलब बिकती जा रही है, इसका मतलब उसकी मांग ज्यादा है तभी तो बिकती जा रही है ना, और उसी के अनुसार फिर उसकी पूर्ति भी अनिवार्य हो जाता है। फिर आपका मौद्रिक मूल्य वास्तविक मूल्य का निर्धारण, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एंड रियल वैल्यू। अब जैसे हमने उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकाला है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही आपका थोक बाजार वाला निकलेगा, कोई अंतर नहीं है,
क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा ना, तरीका वही रहेगा, कोई अंतर नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो आगे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अब हम बढ़ेंगे औद्योगिक वाला, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या कह रहा है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वह सूचकांक है जो एक देश में किसी आधार वर्ष की तुलना में नाम औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में होने वाली वृद्धि या कमी को माप करता है। क्या? क्योंकि औद्योगिक की बात की जा रही है, तो औद्योगिक की बात की जा रही है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, इसका मतलब सप्लाई भी कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि उत्पादन करेंगे तभी तो सप्लाई करेंगे ना बचवा। तो औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, उसको मापने का काम हमारा करता है इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अगर साधारण भाषा में बताऊं तो सिर्फ इतना सुन लीजिए आप, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वह सूचकांक है जो औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। बस, गॉट इट माय पॉइंट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब इसकी रचना कैसे की जाती है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं बचवा। पहला आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। पहले क्या करना है, अब हमें पता है कि जो उद्योग है वो एक नहीं है, जैसे कि हमारे पास एक विशिष्ट समाज के अंदर अलग अलग परिवार होंगे, अलग अलग परिवार के हिसाब से अलग अलग खर्चा होता है, क्योंकि उनकी आय भिन्न भिन्न होती है। उसी प्रकार से उद्योग भी तो अलग अलग होते हैं ना बचवा, तो उसी के अनुसार हम अलग अलग उद्योगों के आधार पर हम इंडेक्स नंबर बनाएंगे। ठीक है, अभी कौन कौन से, जैसे कि माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक्सेट्रा, ये हमारे अलग अलग उद्योग हैं। सेकंड आपका औद्योगिक उत्पादन संबंधी आंकड़े। अब इनसे संबंधित हमें आंकड़े कलेक्ट करने हैं, जो हमारे मंथली बेसिस पे हो सकते हैं कि मंथली में कितना परिवर्तन आ रहा है, या क्वार्टरली में कितना, यानी कि हर 3 महीने पे कितना परिवर्तन आ रहा है, साल के दौरान कितना परिवर्तन आ रहा है। फिर इसका भी भारांकन देंगे, वेटेज देंगे, है ना। वेटेज देने का तरीका हमने को बता ही दिया, एक बार और समझ लेंगे, क्योंकि एक ही चीज है, अगर एक ही चीज को रिपीट 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 किया जाए तो स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल हथौड़े की तरह। विभिन्न उद्योगों का भारांकन किया जाता है और विभिन्न उद्योगों के लिए दिए गए भार उनके शुद्ध उत्पादन के मूल्य पर आधारित होते हैं और उनका राष्ट्रीय में योगदान भी होता है। यानी कि जो भार दिए जाते हैं ना, तो उनका जो नेट प्रोडक्शन है, ग्रॉस नहीं, नेट प्रोडक्शन, ग्रॉस के अंदर आपका जो बेचने वाला है वो भी होता है, बहुत जो तैयार होता है वो भी होता है, जो बन रहा होता है वो भी होता है, जो कच्चा माल होता है वो भी शामिल होता है। नहीं, जो बन के तैयार हो चुका होता है, यानी कि बिकने के लिए तैयार होता है, केवल उन वस्तुओं के प्रोडक्शन को लिया जाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये हमारे पास उद्योग आ गए, विनिर्मित उत्पादन, विद्युत उपकरण और खनन, ये हमारे अलग अलग उद्योग हैं। अब इनका प्रोडक्शन Q0 यानी कि क्वांटिटी, Q1 क्या है, Q1 हमारा बेस ईयर की क्वांटिटी है, सॉरी करंट ईयर की क्वांटिटी है, और Q0 हमारा बेस ईयर की क्वांटिटी है। यहाँ पे प्राइस क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की जा रही है, कीमतों की बात नहीं की जा रही है। जब कीमत की बात नहीं की जा रही है तो प्रोडक्शन को लेके चलेंगे, तो प्रोडक्शन में भी तो कंपैरिजन हो रहा है ना। एक 2020 का ले लिया मैंने, तो वो बेस ईयर बन गया, तो बेस ईयर में 2020 में मैंने इन उद्योगों में कितना प्रोडक्शन किया, उसी के हिसाब से 2022 में ले लिया। अब 2022 में इन्हीं उद्योगों में कितना प्रोडक्शन किया, तो देखो विनिर्मित उत्पादन के अंदर हमारा बेस ईयर में 122 उत्पादन हुआ था। ठीक है, वही Q1 में 300, फिर विद्युत का 203 और करंट ईयर में 400, फिर खनन का बेस ईयर में 65 और करंट ईयर में 87। अब भार दे देंगे, अब भार दे देंगे तो भार हमारे कितना है, 85,510। ये क्या है, ये हमें गिवन है, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज ओनली योर क्वेश्चन विच विल बी गिवन ऑन योर इन योर एग्जाम। तो घबराने की जरूरत नहीं, ये प्रॉपर तरीका जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन के ऊपर, ये आपके एग्जाम में गिवन होगा। फॉर्मूला में समझ लेते हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, Q1 अपन में Q0 मल्टीप्लाई में 100। अब जो आएगा ना वो आपका सम होगा, और उस सम को मल्टीप्लाई कर देंगे W से, और अपन में डिवाइड कर देंगे सिग्मा W से, तो आपका उत्तर आ जाएगा बचवा। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने समझ लिया था ना, वेट हमें गिवन था। अब हमने R निकाला, R क्या हमारा रेशियो। अब रेशियो किस लिए निकाला, क्योंकि जो ये Q1 अपन में Q0 बिल्कुल उसी के तरीके से याद करो, P1 अपन में P0 मल्टीप्लाई में 100। याद आया, कुछ आया कि नहीं, आ गया होगा। तो ये है क्या,
तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है आपका आर डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। तो आर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी की बात की जा रही है इसलिए क्यू को लिया गया है, प्राइस की बात की जाती है तो प्राइस को लिया जाता है। तो Q1 अपन में Q0, Q1 ये रहा, Q0 ये रहा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे ये आ गया। इसी तरीके से इसको भी, इसी तरीके से इसको भी। तो निकलने के बाद अगला क्या प्रोसेस रहेगा, W यानी जो वेट है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालना है क्या RW। तो इसको आपस में क्या कर देंगे, फिर से मिला देंगे ताकि दोनों बिछड़े ना, क्योंकि हमें मिलाने का काम करना, बिछड़ने का नहीं। तो दोनों को गुणा कर देंगे, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 20,902 रुपया 5 पैसे आएगा। और 197 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 985 आएगा। 134 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1340 आएगा। और जब हम इसको ऐड कर देंगे ना तो ये हमारा 100 आता है, और जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 23,226.50 आता है। अब क्या करना है, तो हमारा RW निकल कर आ गया, कौन सा, सिग्मा वाला, सिग्मा वाला। सिग्मा W भी हमारे पास है, तो बस खाली पुट करना है, यानी कि 23,226.50 अपॉन में 100, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा। जो आएगा वो आप खुद निकालोगे, मैं सारा बता दूंगा तो आप खुद क्या करोगे, गलत बात है ना ये तो आंसर निकालना है इसका, बहुत सिंपल है, डिवाइड ही करना है खाली आपको। सो बच्चों अब सुनो खुशखबरी, खुशखबरी ये है कि हमारा इंडेक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, खुशी की बात। सो फाइनली हमने ये कंप्लीट कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाया ना, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर तरीके से समझाऊं और इतना से भी डाउट ना आपके दिमाग में ना रहे। अगर फिर भी रह गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कमेंट, हम उसका सोल्यूशन देंगे प्यारे बच्चों। बस ऐसे पढ़ते रहिए मन लगा करके, और अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं ना आपके। और शेयर करना ना भूलें, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।